Assalamu alaikum everyone, Afia Mazhar here. Today we will discuss about the endoplasmic reticulum. तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज टाइप्स एंड द थर्ड वन इज फंक्शंस. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर दो वर्ड्स हैं, एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम. एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म. सो एंडोप्लाज्मिक मींस इनसाइड द साइटोप्लाज्म. रेटी का मतलब होता है नेटवर्क और क्यूलम का मतलब होता है चैनल्स. So reticulum means network of channels. So I can say it is a network of channels that is present inside the cytoplasm. अब channels के अंदर वेसिकल्स भी आ जाते हैं, ट्यूब्यूल्स भी, सैक्स भी. तो जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो ये होगी कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ लॉन्ग सैक्स, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स that is present inside the cytoplasm. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल है. ये सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता. इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं और लिपिड्स भी होते हैं. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है. जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है वही कंटिन्यूस होकर आगे क्या बना रही होती है, ईआर को. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंड होती है साइटोप्लाज्म के अंदर. एक तरफ से ये अटैच होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ और दूसरी तरफ से ये सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो सकती है. सिस्टर्नी. सिस्टर्नी क्या होते हैं, ये फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं. अब हमने पढ़ा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नेटवर्क्स होते हैं किस चीज़ के, सैक्स के. तो ये सैक्स जो होती हैं इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जो एरिया मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसमें ये जो सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी. सिस्टर्नी के अंदर जो स्पेस होती है इसको हम कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस, यहाँ पे ल्यूमन. इसका फंक्शन क्या होता है, इसने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना मटेरियल है उसको सेपरेट रखना है किससे, साइटोप्लाज्म के मटेरियल से, ताकि दोनों मिक्स ना हो. अब यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ईआर को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था. यहाँ पे जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके लाजमी आंसर्स देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, द सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल्स डिवॉइड ऑफ ईआरआर. कुछ यूकैरियोटिक सेल्स भी ऐसे होते हैं जिनमें ईआर प्रेजेंट नहीं होता. आपने बताना है कि वो कौन से सेल्स होते हैं. ठीक है, थर्ड वन इज ईआर का नाम किसने दिया था सबसे पहले. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. टाइप्स में देखें तो दो टाइप्स होती हैं, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है, इसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते. इसके फंक्शंस की बात की जाए तो इसका पहला फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. के अंदर लिपिड्स की फॉर्मेशन होती है लाइक फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, जो कि जाके फिर किसको बनाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. आपको पता होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, लिपिड्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं. तो उसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. द सेकेंड वन इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक क्या फंक्शन है, ये डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल ड्रग्स को. अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मफुल ड्रग्स, कुछ हार्मफुल केमिकल्स जाते हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. अब लीवर सेल के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो OH ग्रुप की एडिशन कर देते हैं हार्मफुल ड्रग्स के अंदर. OH ग्रुप की एडिशन की वजह से वो वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं और बॉडी से इजीली एक्सक्रीट हो जाते हैं. या थर्ड वन इज स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस. हमारी बॉडी के अंदर दो ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे कैल्शियम स्टोर होता है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर, मसल की कंट्रैक्शन के अंदर, इंजाइम्स के लिए भी एज अ को फैक्टर काम कर रहा होता है. फोर्थ वन इज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स. अब कुछ हार्मोन्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन भी कहाँ पर होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, लाइक स्टेरॉयड हार्मोन्स. इसके कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, लाइक ये इन्वॉल्व होता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और उसके अलावा जो ट्रांसमिशन होती है नर्व इम्पल्स की, उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना रोल प्ले कर रहा होता है. तो सेकंड हमारे पास जो टाइप है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस जो होती है वो रफ होती है, इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं. एक्चुअली राइबोसोम्स के अटैच होने की वजह से ही इसकी सरफेस रफ होती है. जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये जो दानेदार स्ट्रक्चर्स इसके साथ लगे हुए हैं राइबोसोम, इस वजह से इसकी जो सरफेस होती है वो रफ नजर आती है. ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, इनका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना. अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस.
अब प्रोटीन जब इसके अंदर बनती है तो उसकी कुछ मॉडिफिकेशन इधर ही हो जाती है, लाइक या तो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप की एडिशन हो जाएगी या प्रोटीन की फोल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन के बाद ये रिमूव हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल। अब उस वेजिकल के साथ अटैच हो जाती हैं कुछ कोटिंग प्रोटीन्स जिसको हम कोप भी कहते हैं। अब उनका क्या फंक्शन होता है, उनका फंक्शन ये होता है उन्होंने टारगेट करना है इन प्रोटीन की वेजिकल्स को किस तरफ, गोल्जी बॉडीज की तरफ, ताकि ये कहीं इधर उधर ना चली जाएं, सीधा कहाँ जाएं, गोल्जी बॉडीज की तरफ। जैसे ही ये गोल्जी बॉडीज के पास पहुंचती हैं वहां पे इनकी फर्दर मॉडिफिकेशन होती है जिसको हम गोल्जी बॉडीज के लेक्चर में पढ़ेंगे। अब मॉडिफिकेशन के बाद ये डिसाइड होता है कि अब प्रोटीन्स की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, क्या उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाना है, या उन्होंने लाइसोसोम को बनाना है, या उन्होंने सेल से स्क्रीट हो जाना है, ठीक है। तो ये 3 तरह के फंक्शंस वो प्रोटीन परफॉर्म कर सकती है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही होती है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपने इसमें से कोई एक चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। कोई चीज़ आपको ना समझ आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगी। तो जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।